हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। और मैं हूं किरण। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शन के सीरीज़ में अगला सेक्शन एक्सीडेंट। कि एक्सीडेंट होता क्या है या दुर्घटना, कैसे हम दुर्घटना को लॉ ऑफ क्राइम में या आईपीसी या बीएनएस, जैसे अभी बीएनएस बना है तो बीएनएस में कैसे हम जनरल एक्सेप्शन एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकते हैं अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो सेक्शन 18 या 18 बोलता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई एक्ट डन इस एक्सीडेंट एंड मिस फॉर्चून, मतलब एक्सीडेंट मतलब दुर्भाग्य या दुर्घटना से कोई लॉफुल एक्ट या विधिपूर्ण कार्य, कोई लॉफुल एक्ट या विधिपूर्ण कार्य किया जाता है जिसमें मेन एक्सीडेंट और मिस फॉर्चून होता है। इसमें मेन एलिमेंट क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, फिर मिस फॉर्चून होगा, एक्सीडेंट, मिस फॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर कोई एक्सीडेंट या कोई मिस फॉर्चून हो जाता है किसमें? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी आपराधिक आशय के अगर कोई एक्सीडेंट होता है एंड लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर। अब इसमें देखो, अगर एक्सीडेंट होता है तो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मैनर में हो। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि अगर हम लॉफुल मीन्स एंड, अब इसमें लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स and duly care and attention, care and caution। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक बार पढ़ते हैं इसको। एक्सीडेंट इन डूइंग द लॉफुल एक्ट, अगर कोई दुर्घटना जो है लॉफुल एक्ट करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी को मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या डिफेंस हमको मिलेगा? अगर कोई एक्सीडेंट या मिस फॉर्चून, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य से कोई एक ऐसा एक्ट होता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन जो होता है वो बिल्कुल मिस होता है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, जिसमें लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, साथ ही साथ कोई ऐसा मीन्स यूज़ करो जो लॉफुल हो, जो केयर एंड कॉशन के साथ एक्ट किया गया हो, तो वो दुर्घटना के अंतर्गत आएगा। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं या इलिस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कि ए जो है वो मतलब कुल्हाड़ी से एक्ट करते रहते हैं। कुल्हाड़ी से अगर कोई कार्य कर रहा है या लकड़ी काट रहा है और इसका जो हेटेज है, मतलब जो कुल्हाड़ी है वो यहाँ से निकल के किसी पर्सन को लग जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने ड्यू
केयर एंड कॉशन यूज़ किया था, इसमें चेक किया जाएगा कि इसका क्रिमिनल इंटेंशन था कि नहीं, उन्होंने लॉफुल एक्ट किया या मीन्स या केयर या कॉशन। मतलब कि अगर आप इतना डेंजरस चीज़ या डेंजरस एक्ट अगर कर रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी से अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो आप पहले देखेंगे कि कोई ऐसा जगह यूज़ करे जिसमें मतलब आसपास कोई लोग ना हो, अगर वो अगर निकले भी गलती से तो किसी थर्ड पर्सन को इंजरी ना हो। तो ये होता है हमारा एक्सीडेंट इन लॉफुल मीन्स। केस देखते हैं जागेश्वर वर्सेस एम्परर। वर्सेस एम्परर 1923 का केस है, जिसमें जागेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है, जिसमें बोला गया था कि जो मूल देयर इज अ नो डिफेंस एक्सीडेंट अवेलेबल विन ओरिजिनल एक्ट विच वॉज बींग डन विल द एक्सीडेंट हैपन वॉट इटसेल्फ इलीगल। अगर कि मान लिया जाए, इसमें फैक्ट समझते हैं कि इसमें जजमेंट क्या आया था। जैसे कि एक ए पर्सन है, वो जानबूझकर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे एक पर्सन सी है, वो मतलब जानबूझकर वो कुल्हाड़ी से एक्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने केयर एंड कॉशन यूज़ नहीं किया था और वो मैलिशियस एक्ट, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन था उसका कि इसको मैं मार दूंगा या ये बहुत चूचा करते रहता है मेरे मामले में, तो इसको मैं बताता हूँ आज। तो ये क्या किया, इंटेंशन इसका क्रिमिनल था, तो उनको जो है वो डिफेंस नहीं मिलेगा एक्सीडेंट का। अगर क्रिमिनल इंटेंशन तो इनको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम नेसेसिटी। तो नेसेसिटी मतलब कि आवश्यकता। जैसे अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है, अगर दोनों जो है किसी एक ताबू में फंस जाते हैं और अगर वहाँ फंसने के बाद किसी एक को ज़रूरत है कि वो अपना भूख मिटाए, और भूख मिटाने के लिए उसमें से दो में से एक पर्सन एक को मार के खा जाता है, तो ये नेसेसिटी जो है वो लीगल नहीं माना जाएगा। लेकिन वही अगर तुम किसी बड़े हानि, जैसे कि अगर समझते हैं, आइए समझते हैं पहले नेसेसिटी। नेसेसिटी या आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें हमने सेक्शन 19 BNS एंड IPC 81 एक ट्रेन है, यहाँ से जा रही है, ये ट्रेन है, ये पटरी पे जा रही है। अब ये पटरी का यहाँ से एक रास्ता और यहाँ से एक और रास्ता है और यहाँ से एक और रास्ता है, समझना ना। ये है हमारा ट्रेन और ये जा रही है, ये यहाँ से पटरी है, पटरी पे रहो भाई। ये हमारा दो रास्ता है। यहाँ पे एक पर्सन फंसा हुआ है जिसमें एक है, और यहाँ पे 4 लोग हैं, और यहाँ पे 4 लोग हैं। तो अब बताइए, अब यहाँ पे आप हैं, जैसे कि आप यहाँ पे है, अब आप जो है इसका एक ट्रिगर दबाएंगे, यहाँ पे एक ट्रिगर दबाएंगे, तो ये ट्रेन जो है वो अगर आप ट्रिगर दबाएंगे तो ये ट्रेन इधर जाएगी। लेकिन आप नहीं दबाए या कोई एक्ट यहाँ पे ट्रिगर दबा के नहीं किए, तो ये ट्रेन जो है वो 4 लोगों को रौंदते हुए आगे चले जाएगी। तो ये सिद्धांत कहता है कि आवश्यकता है तो आप छोटी हानि करो, बड़ी हानि को अवॉइड कर दो। तो ये जो है वो आपको नेसेसिटी का डिफेंस मिलेगा कि आवश्यकता थी कि मैं इस ट्रेन को यहाँ डाइवर्ट करूँ ताकि एक सिंगल पर्सन का नुकसान हो, लेकिन मैं अगर यहाँ डाइवर्ट नहीं करती तो यहाँ पे 4 लोग मारे जाते। तो नेसेसिटी के बारे में बढ़ते हैं। नेसेसिटस नॉन हैबिट लिगम, एक लैटिन टर्म लिखते हैं।
नेसेसिटी नॉन हैबिट लिगम, नेसेसिटी नो लॉ। आवश्यकता जो है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं जानता, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा लैटिन टर्म, लैटिन मैक्सिम या इसका हिंदी रूपांतरण। ठीक है, इसमें एक और वो लिखना, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एक्टस रियस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया, कि एक्टस रियस जो एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस, बोलते हैं ना, एक्टस रियस नॉन निसी मेन सी रियस एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन रियम निसी मेंसिट्रिया, एक्टस नॉन फेसेट्रियम रियम निसी मेंसिट्रिया। The act is guilty. The act is not guilty unless the mind is guilty. जब तक मेरा माइंड भी इस अपराध को करने के लिए गिल्टी ना हो, तब तक कोई भी एक्ट जो है अपने आप में अपराध नहीं है, ऐसा कहता है ये लैटिन टर्म। नेसेसिटी नॉन हैबिट लिगम का मतलब है कि नेसेसिटी जो है वो कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर सकता या कोई भी लॉ नहीं जानता। अगर यहाँ पे ज़रूरत है कि एक व्यक्ति को मार दिया जाए, उसके बदले 4 लोग अगर बच रहे हैं, तो यहाँ पे नेसेसिटी का सिद्धांत लागू होगा कि नेसेसिटी थी तो हमने ये एक्ट किया जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो रहा है। तो आइए पढ़ते हैं सेक्शन 29। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। मतलब कोई ऐसा एक्ट आप कर रहे हैं जिससे अदर हार्म या किसी एक जो छोटा हार्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कोई एक्ट या कॉज कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक नेसेसिटी के डिफेंस में आ जाएगा। एक्ट लाइकली कॉजिंग हार्म, कॉज हार्म कि हार्म क्रिएट करता है, साथ ही बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंट या इंटेंशन, ठीक है, इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म। आपने कोई ऐसा कॉज या एक्ट किया जो हार्मफुल था, लेकिन उसको डन मतलब किया गया विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, आपका आपराधिक आशय नहीं था इस हार्म को कारित करने के लिए, जबकि आपने क्या किया, प्रिवेंट द अदर हार्म। मैंने अभी समझाया ना कि किसी छोटी हानि को हो जाने दो अगर बड़ी हानि प्रिवेंट करनी है तो। प्रिवेंट करना मतलब बचाना, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इफ़ द डन, कोई भी एक्ट या कोई भी हार्म जो है हम डन करते हैं कैसे, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, जिसमें हमारा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता, एंड टू कॉज हार्म द पर्पस ऑफ द प्रिवेंटिंग अवॉइडिंग द अदर हार्म, हम किसी दूसरे हार्म को अवॉइड करने के लिए, तो ये जो है वो नथिंग एन ऑफेंस, मतलब ये कोई ऑफेंस नहीं होगा, ऑफेंस, ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा।
ठीक है, सेक्शन 29। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 20, जिसमें हम अच्छा, सेक्शन 20 पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि हमारा लॉ या हमारा आईपीसी जो है वो कहता है कि अगर कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है, वो बच्चा अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बच्चा जो है वो जो उसका नेचर था, एक्ट का नेचर था, उसको समझने के लिए इतना कैपेबल नहीं है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है ये समझे। साथ ही जो हमारे चाइल्ड है या बच्चे अगर वो 12 साल से कम उम्र के हैं तो वो भी अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसमें एक्ट का नेचर देखा जाएगा। जैसे कि अगर कोई एक बच्चा है 12 साल से कम का है, जैसे 11 साल का है और वो लगभग परसों ही 12 साल का हो जाएगा, 2 दिन बाद 12 साल का हो जाएगा, और साथ ही वो एक व्यक्ति को धमकी देता है कि मैं तुमको बोटी बोटी काट दूंगा या छोटे छोटे पीसेस में आपको काट के फेंक दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वो एक्ट सही में किया गया और वो व्यक्ति को उसके शरीर का टुकड़ा कर करके उसको फेंक दिया गया, तो ये जो चाइल्ड था ना 12 साल का, उसको जो है वो पनिशमेंट के लिए हम लाइबल ठहराएंगे और इसको हम वो जो होता है ना बाल आपराधिक गृह, वहाँ पे इसको शेल्टर होम पे भेज देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेक्शन 20 यंग माइंड की, यंग माइंड के बारे में बात करता है। सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 ये दोनों यंग माइंड के बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई बच्चा जो है वो ऑफेंस क्रिएट करेगा और जब वो ऑफेंस क्रिएट करेगा तो लॉ उसको पनिश करेगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, डडले वर्सेस स्टीफन नेसेसिटी का जो सेक्शन पढ़े थे ना, सेक्शन 19, उसमें आईपीसी का सेक्शन 81 था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लिखना, डडले वर्सेस स्टीफन 1984 का केस था, जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा फैक्ट समझते हैं। इसमें डडले रहता है और स्टेफी रहता है, ये दोनों जो हैं वो एक पार्कर रहता है, सीमैन या बोट चालक जो होता है वो रहता है, तो वो क्या करता है अब दोनों कहीं पे, मतलब तीनों कहीं पे एक जगह फंस जाते हैं, लेकिन उसमें से इन लोग को भूख लग जाती है, तो क्या करते हैं पार्कर को मार के खा लेते हैं ताकि हमारा मतलब भूख मिट जाए, हमारा जो भूख की तृप्ति है वो शांत हो जाए, तो ये पार्कर को मार के खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनको डिफेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था कि अगर आप किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं अपना भूख शांत करने के लिए तो ये नेसेसिटी का डिफेंस नहीं होगा, ऐसा माना गया था। इसमें 3 प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था। पहला, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि ये अपने आप को बचाने के लिए आप जो है वो किसी चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते या किसी को मार नहीं सकते, इसके बारे में कहा था। अगला बोलता है कि नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक अदर लाइफ प्रिजर्व दिस ओवन किल्ड इन पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी थर्ड व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ तो मेरे अलावा जो सेकंड पर्सन होगा उसको राइट नहीं है कि मेरी जान ले या मुझे मारे। तीसरा बोलता है देयर कैन नो नेसेसिटी दैट कैन जस्टिफाई एट होमिसाइड, कि ऐसा कोई भी नेसेसिटी नहीं है जो मानव वध या आपराधिक मानव वध को जस्टिफाइड करे। ठीक है, लेकिन री गोपाल वर्सेस नायडू 1923 में कहा गया है कि जो छोटा हार्म होता है, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था, तो ट्रेन के एग्जांपल में हमने छोटा हार्म को एक्सेप्ट किया था, तो इसमें माना गया है कि अगर हम किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म एक्ट करते हैं या नेसेसिटी में करते हैं तो उसको जो है वो डिफेंस के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 20, जिसमें एक्ट द चाइल्ड अंडर 7 ईयर इज़ नॉट ऑफेंस, कोई एक चाइल्ड के द्वारा ऑफेंस किया जाता है जो अंडर 7 ईयर्स का है तो ये नो ऑफेंस माना गया है। 7 साल के बच्चा, एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई 7 साल का बच्चा है, 7 साल के बच्चे को आप जो है वो अबेटमेंट कर रहे हैं कि जा तुम्हें चॉकलेट नहीं देता, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाता, तो तू जा XYZ पर्सन को मार के आना। जैसे अगर उसके मम्मी पापा को ही मारने के लिए अगर कोई थर्ड पर्सन उसको अबेट करता है तो इसमें 7 साल का बच्चा उसमें जिम्मेदार नहीं होगा, जिस पर्सन ने उसको अबेट किया है वो उसमें लाइबल होगा। अगला देखते हैं, एक्ट ऑफ चाइल्ड इज
7 to 20 ईयर्स इज इमेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई एक्ट करता है चाइल्ड के द्वारा, एंड एक्ट करता है चाइल्ड जो कि अंडर है 7 to 12 ईयर एंड इमेच्योर है एंड कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है जो 7 साल या 7 साल से कम और 12 साल से अधिक का नहीं है, मतलब 7 और 12 साल का अगर कोई बच्चा है और वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी प्रकृति, या मतलब जैसे मैंने एक्ट किया XYZ, मैंने कोई क्राइम कमिट किया, तो क्राइम का जो नेचर है उसको समझने के लिए बच्चा मतलब जो 12 साल का बच्चा है, अगर वो उसके नेचर को नहीं समझ पा रहा है तो ये जो है वो प्राइवेट डिफेंस का मिल जाएगा सेक्शन 21 में, जिसे हम कहेंगे IPC में हम कहेंगे 82 एंड 83। तो हम निमोनिक्स में कैसे याद करेंगे 20 एंड 21 को? 20 को बोलेंगे छोटा बच्चा और 21 को बोलेंगे हम बड़ा बच्चा, कि बड़ा बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कैसे हम डिफेंस सेक्शन 21 के डिफेंस में उसको फॉल किया जाएगा। ठीक है, इसमें केस देखते हैं, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग 1950। उल्ला वर्सेस महापात्रा का केस है। केस देखते हैं, उल्ला वर्सेस महापात्रा 1950। इसमें 12 साल का बच्चा जो है, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग 1950 का केस है। वो किंग मतलब स्टेट वर्सेस फलाना फलाना पढ़ते हैं ना, तो वो किंग का मतलब है स्टेट। ठीक है, तो वहाँ पे जब 1950 की बात होती थी तो वहाँ पे हम किंग का यूज़ करते थे। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं 12 साल का बच्चा था और एक एक्स पर्सन को ये धमकी दे रहा था कि मैं आपको देख लूँगा और मैं आपको टुकड़े टुकड़े में काट के फेंक दूँगा, टुकड़े टुकड़े में काट के फेंक दूँगा। और 2 दिन बाद ये एक्ट जो है वो कमिट किया गया था। तो जो 12 साल का जो बच्चा था उसको हम शेल्टर होम में भेज देते हैं कि ये जो है वो आपराधिक प्रकृति का बच्चा है, और ये जो एक्ट के नेचर और अंडरस्टैंडिंग, एक्ट का जो नेचर है उसकी जो प्रकृति है उसको ये अंडरस्टैंड या समझ सकता था। ठीक है, एक और केस देखते हैं, हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेकंड केस है इसमें, हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा जो है वो 7 ईयर का है, मतलब अगर वो 7 ईयर से कम का है, लेकिन वो अगर 7 ईयर्स के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है उसका 7 ईयर होने के लिए, तो भी इसको सेक्शन 20 का डिफेंस मिलेगा। ठीक है, 20 का डिफेंस मतलब 83 का डिफेंस मिलेगा। साथ ही अगर बच्चा जो है वो अगर 12 साल से ज़्यादा हो जाता है और 12 साल से कम का है, तो हम एक्ट का नेचर क्या है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसको समझने के लिए बच्चे का दिमाग मैच्योर है कि नहीं ये देखेंगे। ऐसा कहा गया था हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 के केस में। मतलब अगर कोई बच्चा 12 साल से कम है तो एक्ट ऑफ नेचर प्लस सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियां कैसे थी, क्या वो बच्चा इतना वायलेंट था कि वो मतलब
एक्ट ऑफ नेचर को समझ नहीं पा रहा था, या बुद्धू सा बच्चा है, लेकिन कोई बच्चे जो होते हैं उनका माइंड जो है वो डेवलप कर जाता है 12 साल में, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो बुद्धू टाइप के होते हैं, मतलब वो समझ नहीं पाते एक्ट के नेचर व प्रकृति को, तो वो उसमें फॉल नहीं करेंगे। अगला देखते हैं हम पागल व्यक्ति या अनसाउंड माइंड के बारे में कि कैसे सेक्शन 21, 22 और 22 एंड 23, तो अनसाउंड माइंड के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। BNS का ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अनसाउंड माइंड, (22) एंड 23, तो ये सेक्शन 22 बोलता है कि अगर कोई अनसाउंड है, एक्ट अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ द डूइंग, अनसाउंड कब है? जब कार्य कर रहा है। एट द टाइम ऑफ डूइंग, एट द टाइम ऑफ डूइंग। एट द टाइम ऑफ डूइंग का मतलब है कि अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिस टाइम वो अनसाउंड माइंड है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको दौरा पड़ता है बीच बीच में, लेकिन जब वो क्राइम कमिट किया था तो उस टाइम में वो दौरे के प्रभाव में था, तो वो जो है उस सेक्शन 22 का वो डिफेंस ले सकता है, जिसको हम IPC में 84 बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो डिफेंस ले सकता है किसका? 84 या 22 का। Unless the unsound mind incapable of knowing the nature of the act and that wrong and contrary of the law, मतलब कोई ऐसा एक्ट करता है जो कंट्ररी ऑफ लॉ है, या कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें एक्ट के जो नेचर है उसको वो समझ नहीं पाता है, और उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड है एट द टाइम ऑफ द डूइंग, जिस टाइम पे वो ऑफेंस क्रिएट कर रहा था या कर रहा था तब। अब हम केस समझते हैं लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 1958। इसमें कहा गया है इसमें बोला गया है कि राइट एंड रॉन्ग, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, अगर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो उसको हम अनसाउंड माइंड बोलेंगे। If someone know what's right and what's wrong but still does not something wrong, they can't blame their belief. The law only help if you can't understand right from the wrong at the all. If you make mistake because they believe something wrong, you are still responsible for what you did. The law does not protect person who get confused by their own wrong idea. What we believe the based on your feeling, but what we really know come thinking और and the reasoning, मतलब आप क्या सोचते हैं और क्या आपका रीज़न है इस एक्ट को करने के लिए, साथ में आप राइट है कि रॉन्ग है ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है इसमें डिफेंस ले सकते हैं अनसाउंड माइंड का। अब इसमें ना जैसे एक प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, मैकनॉटन रूल्स। सेकंड देखना, एक प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था, मैकनॉटन रूल या प्रिंसिपल जिसको हम राइट एंड रॉन्ग प्रिंसिपल कहते हैं। राइट एंड रॉन्ग का टेस्ट बोलते हैं। मैकनॉटन रूल्स जो प्रिंसिपल है उसमें राइट एंड रॉन्ग का टेस्ट के बारे में बात करते हैं।
तो मैकनॉटन जो है वो सफरिंग करता है, मतलब मैकनॉटन जो था वो सफ़र करता है किससे, डिल्यूजन से, एंड किल करता है किसको, ड्रमंड, मतलब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर था उसके सेक्रेटरी को ये मार देता है। ठीक है। द मेडिकल एविडेंस, जैसे जब हमने उसका मेडिकल एविडेंस या टेस्ट कलेक्ट किया तो उसमें बताया गया है कि जो मैकनॉटन्स था वो सेल्फ कंट्रोल में नहीं था, वो डिल्यूजन से सफ़र कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको ना मैकनॉटन को एक्यूट कहा गया कि ये जो है वो सेल्फ डिफेंस जो है वो अनसाउंड माइंड का सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकता ऐसे के लिए। तो इसमें 2 रूल लेट डाउन किया गया था, प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी एंड डिफेक्ट ऑफ रीज़न और लेक ऑफ द नॉलेज। तो प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी कैसे होगा कि एवरी पर्सन वुड बी अज्यूम सेन अंटिल कॉन्ट्ररी इज प्रूफ। प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी का मतलब है कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो हैं वो अनसाउंड माइंड है, मतलब कंट्ररी टू प्रूफ, आप अपने इंसैनिटी को प्रूफ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप जो है वो सेन हैं, मतलब स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति हैं। सेकंड बोलता है डिफेक्ट और रीज़न और लैक ऑफ द नॉलेज, की आप जो है कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो राइट एंड रॉन्ग है, तो आपको नॉलेज था कि नहीं ये डिपेंड करता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है कि आप उस डिफरेंस के बारे में, राइट एंड रॉन्ग के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आप डिफेंस नहीं लेंगे। अगला केस लिखना, क्वीन वर्सेस कादर नायर शाह। क्वीन वर्सेस कादर नायर शाह। क्वीन वर्सेस कादर नायर शाह 1896। इसमें ना मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी में डिफरेंस किया था कि मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी क्या होता है। जब मेडिकल इंसैनिटी के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल इंसैनिटी बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि आपका मेंटल डिजीज़ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, उसका डिग्री क्या है, या आप रैशनल थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब कैसे आप जो मेडिकल इंसैनिटी है उसमें आप सोच पा रहे हैं कि नहीं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है इसके बारे में, या आप अपना कंट्रोल, जैसे सेल्फ कंट्रोल होता है ना, तो वो आप लॉस कर रहे हैं कि नहीं वो देखा जाएगा। आपका बॉडी कैसे एक्ट करता है, तो ये जो है वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो एक डॉक्टर जो है आपको प्रोवाइड करेगा और मेडिकल इंसैनिटी आपको बताएगा। लेकिन लीगल इंसैनिटी जो है वो ये बताता है कि आपका डिसीज एंड ऑर्डर जो है वो एट द टाइम ऑफ द कमीशन द क्राइम, मतलब जिस टाइम पे आपने ऑफेंस क्रिएट किया है उस टाइम पे आपका जो है वो आपका जो दिमाग है वो राइट एंड रॉन्ग के बारे में समझ पा रहा था कि नहीं। अगर नेचर ऑफ एक्ट को वो अंडरस्टैंड कर पा रहा था तो आप इंसेन नहीं कहलाएंगे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है वो लीगली इंसेन कहलाएंगे। जैसे दौरे पड़ते हैं किसी को बीच बीच में, तो जिस टाइम पे आपको दौरा पड़ा था उस टाइम पे आपने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है या क्रिएट किया है तो आप जो हैं वो लीगल इंसैनिटी के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं हम ड्रिंक एंड इंटॉक्सिकेशन, कि आप कैसे अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक के प्रभाव में मतलब अभी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक एंड ड्रंक है तो वो अगर कोई ऑफेंस क्रिएट करता है तो उसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 23 एंड 24। सेक्शन 23 एंड 24 तो समझते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, ये पिया है अपना बढ़िया सा बोतल, ये पी रहे हैं बढ़िया सा दारू। अब ये दारू मतलब पिया ड्रिंक किया है तो 2 टाइप का होगा, एक इच्छा से होगा, वॉलेंट्री होगा, और एक इच्छा के विरुद्ध होगा। तो अब बात बताइए, अगर वो इच्छा से पिया है तब तो उसको ये जो इंटॉक्सिकेशन जो है या ड्रिंक या इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है।
ड्रिंकिंग। इच्छा से पिया है तो नो डिफेंस, लेकिन इच्छा के विरुद्ध पिया है तो ये डिफेंस मिलेगा इनको। समझ गए? तो इसके बारे में बात करता है 24 एंड इसके बारे में बात करता है 23। सेक्शन 23 देखते हैं। जैसे वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन मतलब स्वेच्छा से अगर कोई इनवॉलेंटरी टॉक्सिकेशन। सेक्शन 23 इनवॉलेंटरी टॉक्सिकेशन। इनवॉलेंटरी टॉक्सिकेशन में आपको जो है वो जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आप आएंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ए व्यक्ति जो है वो ए व्यक्ति को जो है वो ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाई जाती है और साथ ही उसको एक ऑफेंस कमिट करने के लिए प्रोवोक किया जाता है। तो उन्होंने टॉक्सिकेशन में जो ऑफेंस किया है, मतलब नशे की हालत में उन्होंने जो ऑफेंस किया है, तो उसके लिए जो है वो पर्सन जो है जिन्होंने ऑफेंस किया है इनवॉलेंटरली विदाउट अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई एक्ट किया है मतत्ता के हालत में या नशे के हालत में, तो वो जिम्मेदार नहीं कहलाएगा। सेकंड देखते हैं सेक्शन 24 बोलता है वॉलंटरी होता है टॉक्सिकेशन। अब इसमें एक्स पर्सन है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। इसमें एक्स पर्सन जो है वो ड्रिंक किया और ड्रिंक से पहले इन्होंने प्लानिंग किया था कि मैं अपनी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका मैं मर्डर करूंगा, किल करूंगा। तो ये प्लानिंग पहले से कर लिया। उसके बाद जब ये ड्रिंक किया तो यहाँ पे उसकी बीवी है वाई, तो बीवी वाई है उसको ये किल कर देता है। तो यहाँ पे जो एक्स जो है वो सेक्शन 24 के अंतर्गत आएगा और इसको जो है वो जनरल एक्सेप्शन में हम फॉल नहीं करेंगे या जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस इसको नहीं मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? इसमें केस लिखना डीपीपी वर्सेस बियर्ड। फर्स्ट केस है डीपीपी वर्सेस बियर्ड 1920। जो बियर्ड था वो उन्होंने ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के साथ एक लड़की का मर्डर किया, रेप किया, ठीक है, मर्डर भी किया, रेप किया ड्यूरिंग अटेम्प्ट, ठीक है।
बियर्ड जो है वो इंटॉक्सिकेटेड था एट दैट क्राइम, जिस टाइम पे वो क्राइम कमिट कर रहा था उस टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड था, मतलब वो पिया हुआ था। एंड द डिफेंस आर्गू दिस द ड्रंकनेस नेगेटेड, मतलब इन्होंने डिफेंस लिया कि मैं उस टाइम पे पिया था, मुझे एक्ट का नेचर मतलब मतत्ता के हालत में मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मेरा मेंस रिया नहीं था उसका रेप या मर्डर करने का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो था वो बोला कि इंटॉक्सिकेशन जो है वो कुड नॉट सर्व द क्राइम बेसिस ऑफ द इंटेंशन लाइक मैनस्लॉटर, मतलब आप अगर इंटॉक्सिकेशन में हैं तो आप किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लाइबल था, आपका इंटेंशन क्राइम करने का था और आपने रेप भी किया और साथ ही मर्डर भी किया, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अगला केस आएगा अटॉर्नी जनरल फॉर नॉर्थर्न आयरलैंड एंड गलाचेन, अटॉर्नी जनरल फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस गलाची 1961। इसमें एक जो एक्यूज्ड था वो मनोरोग था, मतलब साइकोपैथ था, फॉर्मिंग द इंटेंशन किल हिज वाइफ, मतलब वो साइको था और वो किल मतलब मारने से पहले, अपनी बीवी को मारने से पहले वो प्लानिंग किया था, जैसे हमने यहाँ पे समझा था कि अपनी बीवी को मारने से पहले वो प्लानिंग किया था, उसके बाद वो ड्रिंक किया, उसके बाद अपनी बीवी का मर्डर किया। तो वो जो है वो जनरल एक्सेप्शन है ना, उसका डिफेंस नहीं ले सकता इंटॉक्सिकेशन के मतत्ता के हालत के लिए, वो सेक्शन 24 के अंतर्गत फॉल करेगा। बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, इसमें एक वेडिंग पार्टी थी, तो जो एक्यूज्ड था उन्होंने एक लड़के को कहा कि ये सीट मुझे दे दो, मैं बैठना चाह रहा हूँ, तो लड़का ने तुरंत मना कर दिया। तो वो जो एक्यूज्ड था वो तुरंत पिस्तौल निकाली और लड़के के कनपट्टी पे लगा के लड़के का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो इरादा समझने में सक्षम था, मतलब कॉजल। उसके बाद एक्यूज ने कहा कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था, मतलब मैं टॉक्सिकेटेड था, ड्रिंक किया था, इंटॉक्सिकेशन में था, तो मुझे जो है इसका डिफेंस मिलना चाहिए बोला। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड या उस समय के जो जजमेंट थे उन्होंने कहा कि जो एक्यूज था वो कार्य की प्रकृति को समझने के लिए इतना सक्षम था कि उस टाइम पे जब वो सीट के लिए मना कर रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने उसको धमकी भी दी था कि मैं देख लूँगा, ठीक है। उसमें बोला गया है कि वेरिंग द डिग्री ऑफ द इंटॉक्सिकेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटॉक्सिकेशन मतलब दारू अगर पिए हैं, ड्रिंक है, तो आपका जो लेवल है वो मतलब कि अगर कोई भी एक्ट या क्राइम कमिट हो रहा है, जैसे इंटॉक्सिकेशन है, तो इंटॉक्सिकेशन का डिग्री भी तो अलग हो सकता है ना, कोई यहाँ पे इतना तक हो, कोई यहाँ पे हो, कोई हाई लेवल का इंटॉक्सिकेटेड हो। तो जो यहाँ पे होगा ना उनको एक्ट के नेचर और प्रकृति के बारे में पता होगा, इसको कम पता होगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो इसको जो है वो डिफेंस मिलेगा किसका, जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे व्यक्ति जो फॉल कर रहा है वो एक्ट के नेचर और प्रकृति को जानता था, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कोई ऐसा एक्ट जो गुड फेथ में या थ्रेटन में करता हो, मतलब कोई ऐसा एक्ट करता है जो गुड फेथ में करा हो या थ्रेटन मतलब भय या डर के कारण कोई एक्ट किया हो, तो उसके बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 30, 31 एंड 92, जिसमें आईपीसी का है 92, सेक्शन 30, 92 एंड सेक्शन 31, 93 एंड सेक्शन 32, 94। तो 30 बोलता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, BNS 30 एंड 92 एक्ट डन गुड फेथ, एक्ट डन करता है गुड फेथ में होता है जो कि बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, गुड फेथ में होता है किसी के बेनिफिट में होगा प्लस विदाउट कंसेंट। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ए जो है
ए जो है वो सद्भावना पूर्वक मतलब गुड फेथ में, ठीक है, गुड फेथ में बी के घर को, बी का जो घर है, अब घर है तो यहाँ पे रुकते हैं, जैसे कि एक मोहल्ला है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, मतलब ये काफ़ी सारा घर है, आपस में कनेक्टेड है, एक घर है, घर है, घर है, घर है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये पूरा घर है। अब इस घर में आग लग गई तो अब ये जो व्यक्ति था बी, पूरे गांव में आग ना फैले उसके लिए उन्होंने किसी का कंसेंट नहीं लिया, आया और ये वाला घर जो है वो ख़त्म कर दिया। तो जब ये वाला घर ख़त्म किया तो आग जो है आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, जब आग आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो कैसे पूरे गांव में फैल जाएगा। मतलब ये प्रिवेंट करना हुआ ना कि हम जो है वो किसी एक हानि या अपराध को प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं जो सद्भावना पूर्वक होता है। हमारा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उसमें कि बी का घर, अब इसको मतलब जो जैसे ए घर था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, तो ये जो पर्सन था सी, अब उसको हानि भले ही हुई हो लेकिन जो ए का इंटेंशन था ना, मतलब इसको एक्स मान लेते, तो एक्स का इंटेंशन जो था ना वो इसके घर को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये पूरे सोसाइटी मतलब पूरा हमारा गांव प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने एक्ट किया था। तो इसीलिए इनको गुड फेथ में अगर कोई एक्ट करता है तो उसको जो है वो जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंस है या परिस्थितियां हैं जिसमें हमें जनरल डिफेंस मतलब मिल सकता है कहने का मतलब है कि इसका पहला पॉइंट लिखना, इफ़ द इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन इज सिग्निफाई द कंसेंट, मतलब कि वो कंसेंट लेने के लिए सक्षम नहीं था का मतलब है कि आग जो है इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि अगर मैं यहाँ से इसकी सहमति मतलब सी का कंसेंट लेने के लिए अगर मैं रुकता तो ये आग जो है वो यहाँ तक पूरा फैल जाता और गांव को नुकसान पहुँचा देता। तो इसमें कहने का मतलब है कि कंसेंट लेना संभव नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट and no guardian and other person in charge of the giving consent is available, मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं था या कोई, जैसे सी जो है वो माइनर था, इसके गार्जियन जो है इसका घर का देखरेख कर रहा था, सी जो माइनर था, तो माइनर का कंसेंट तो वैसे भी नहीं ले सकते, तो माइनर का कंसेंट वैलिड नहीं है। अब इसका गार्जियन यहाँ पे था नहीं, मतलब कोई नहीं था, तो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो इसमें कहा गया है कि कंसेंट लेना असंभव था या कंसेंट जो है उसका गार्जियन या कोई और व्यक्ति जो है अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन क्या है, जैसे हमने कोई एक्ट डन किया गुड फेथ में बेनिफिट ऑफ द विदाउट कंसेंट, विदा कंसेंट के, लेकिन अब इसका एक्सेप्शन है, कौन कौन सा एक्सेप्शन है या अपवाद है। इंटेंशन था कॉजिंग डेथ का, कि आप किसी की मृत्यु करेंगे और अटेम्प्ट टू कॉजिंग डेथ, मतलब मृत्यु करेंगे या मृत्यु का प्रयास करेंगे तो आप जो है उसके लिए लाइबल होंगे, आपको जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगला बोलता है कि अगर कोई एक्ट करता है, मतलब डूइंग इन एनीथिंग पर्सन डूइंग नो टू लाइकली कॉजिंग हर्ट, मतलब नो मतलब जानता था कि वो उसको हार्म पहुंचाएगा या कोई डेथ हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, या कोई अदर या कोई एक ऐसा एक्ट था जो प्रिवेंट करता था डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट को, जो क्यूरिंग ऑफ द एनी ग्रीवियस हर्ट एंड डिसीज, मतलब कोई ऐसा एक्ट करने का पर्पस आपका था जिसमें आपका जो इंटेंशन था वो डेथ करने का नहीं था और ना ही ग्रीवियस हर्ट करने का, लेकिन फिर भी आप उसमें लाइबल होंगे, जनरल डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तीसरा था वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, कि आप स्वेच्छा से कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे सामने वाले को नुकसान या हानि होता है, एंड अटेम्प्ट करते हैं किसका, हर्ट का, तो आप जो है उसके लिए जनरल डिफेंस के लिए लाइबल नहीं कहलाएंगे। अगला पॉइंट है इसका, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस एंड कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस इन वुड नॉट एक्सटेंड, अगर आपने जो है वो कोई ऐसा एक्ट करने के लिए उसको अबेट किया है या प्रोवेक किया है या क्या बोलते हैं इंस्टिगेट किया है, तो आप जो है वो जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं ले सकते।
अभी तक आपको अगर कोई कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट का वेट करती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 31। अभी हमने 30 पढ़ा कि गुड फेथ में अगर कोई हम कंसेंट मतलब अगर हम कोई एक्ट करते हैं विदाउट कंसेंट, सेक्शन 30 में। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 31 की कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई गुड फेथ में सेक्शन 31 अगर कोई कम्युनिकेशन किया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर जो है वो बताता है, जैसे कि एक्स पर्सन है, ये डॉक्टर है, ठीक है। अब ये डॉक्टर है वाई को बताता है कि आपको जो है वो कैंसर है, आप अगले 3 दिन में मरने वाले हैं, इतना बढ़ गया था कैंसर, 3 दिन में मरने वाले हैं। तो अब जो है वाई तो गुड फेथ में ही बता रहा था ना कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप अगर 3 दिन के हैं, तो ये इसकी ड्यूटी थी कि ये बताए, तो ये जो है वो मर गया, तो इसमें एक्स जो है वो लाइबल नहीं होगा कि मेरे बताने के कारण जो है वो वाई पर्सन जो है वो मर गया। तो कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ, तो उसमें उसमें जो है एक्स जो है जिम्मेदार नहीं होगा। एक्टस no communication made in good faith an offense by reason of the any harm to person and whom it is made if it is made for benefit of the other person। मतलब ये इसके बेनिफिट के लिए बताया था कि 3 दिन में आप मरने वाले हैं वाई को, तो ये जो है वो गुड फेथ में बताया, तो ये लाइबल नहीं होगा। अगला देखते हैं सेक्शन 32 एक्ट टू विच अ पर्सन इन कंपेल बाय थ्रेटेड। सेक्शन 32 एक्ट to which a person is compelled by threaten। कि कोई एक ऐसा एक्ट किया जाता है जो थ्रेट में हो या डर या भय के कारण कोई एक्ट अगर किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तो उसमें क्या सिचुएशन होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टस में, अच्छा इसमें एक लैटिन मैगजीन जो मैंने शुरू में बताया था कि एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन इस्ट निसी एक्टस, मतलब एक्टस में इनवाइटो फैक्टस इस्ट निसी एक्टस, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। अगर मेरे द्वारा किया गया एक्ट मेरे इच्छा के विरुद्ध है तो मैं उसके लिए लाइबल नहीं होऊंगा। एक्टस में इनवाइटो factus est nisi actus। actus में invito factus est nisi actus, an act done by me against my will
माई एक्ट, अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूँ जो मेरी इच्छा के खिलाफ है तो वो मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 32। बीएनएस का है, बीएनएस का सेक्शन 32 एंड आईपीसी का 93 एंड 92। अब इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जो मेरी इच्छा के खिलाफ भी अगर मैं कोई एक्ट करता हूँ तो इसमें ऑफेंस माना गया है। मतलब ये जो एक्ट बोलता है कि मेरी इच्छा के खिलाफ होता है तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कौन कौन से एक्सेप्शन है पढ़ते हैं। मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगर कोई मैं मर्डर करता हूँ किसी का तो आप इसमें फॉल नहीं करेंगे, मर्डर है। साथ ही अगर कोई ऑफेंस क्रिएट करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई एक्ट करते हैं जो पनिशेबल है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो जो है वो इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो अगर हम करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है। जैसे कि अगर कोई आप एक्ट करते हैं जो एप्रीहेंशन है, मतलब आपको आशंका है कि इंस्टेंट डेथ हो, मतलब तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कोई थ्रेटन आपको देता है तो पहला नंबर का आएगा कि आप जो है इसका डिफेंस ले सकते हैं। सेकंड, मतलब आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे या एक्ट करते हैं जो आपको जो है वो प्रतिबंध में या प्रोहिबिट में डालता है तो आप जो है इसका डिफेंस ले सकते हैं। मेनली इसमें दो एक्सेप्शन हैं। पहला, अगर आप किसी डकैती के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मतलब XYZ एक ग्रुप है जो डकैतियों का ग्रुप है, और एक्सेप्शन फर्स्ट ना, इसमें एक्सेप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, ग्रुप ज्वाइन करते हैं। कौन सा ग्रुप ज्वाइन करते हैं? डकैती वाला। अब ग्रुप ज्वाइन करते हैं डकैती वाला और उसके बाद अगर आपसे कोई क्राइम कराया जाता है थ्रेटन के थ्रू तो आप जो है वो सेक्शन 33 का डिफेंस नहीं ले सकते कि ये मेरे सहमति से नहीं हुआ है करके। लेकिन एक्सेप्शन सेकंड पढ़ते हैं। एक्सेप्शन सेकंड बोलता है कि आपको जो है वो जो एक जो डकैतियों का ग्रुप है या गैंग है वो आपको सीज कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है और आपके कनपट पे बंदूक टिकाता है और बोलता है कि आप जो है वो ये एक्ट करो। अगर आप जो है ये एक्ट नहीं करेंगे तो मैं जो हूँ आपके बेटे को मार दूंगा, शूट आउट कर दूंगा, किल कर दूंगा, जो भी मुझे धमकी देता है और मैं ये काम कर देता हूँ। तो ये जो है वो एक्सेप्शन 2 जो है वो 32 के जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत फॉल करेगा। ठीक है। आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं तक रहेगा। कल हम पढ़ेंगे कंसेंट इज़ गिवन, कि कैसे हम कंसेंट देते हैं किसी व्यक्ति को। तो हम कैसे अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हैं कंसेंट के थ्रू, या किसी का मर्डर हो जाता है कंसेंट के थ्रू, या हम कंसेंट देते हैं जो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से ही ऑफेंस है, तो उसके लिए आपको कोई जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ये रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आप देख सकते हैं हमारे की टू सक्सेस के चैनल पे जाके। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं की टू सक्सेस के नंबर से। थैंक यू सो मच।